अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो हम लोग अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो AWS 3-in-1 के कुछ डेमो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैं चाहूँगा आप लोग के साथ शो करूँ। मैं अपनी स्क्रीन भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और हम लोग स्टार्ट करेंगे AWS FSx से, ठीक है ना। AWS FSx के साथ हमें लेके चलना है एक्टिव डायरेक्टरी। मैनेज AD के नाम से आती है ये सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी, एक मिनट, ये आएगी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। सो बेसिकली तरीका कुछ यूँ होगा कि हम लोग यूज़ करेंगे AWS FSx, वर्क स्पेस, लाइट सेल और एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ मैं। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट में अपने सर्वर्स को, अपने क्लाइंट्स को, यानी कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या अपने मेंबर सर्वर को किसी सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सर्वर के साथ लिंक करवाना होता है, ताकि वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ की ऑथेंटिकेशन तमाम सर्वर्स पर यकसा काम करे। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, उसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर चलता है। डोमेन कंट्रोलर उस सर्वर को कहते हैं जिसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS, ठीक है। सो अमेज़ॉन जो है AWS, वो ऑलरेडी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करते हुए वर्क स्पेस और FSx को कॉन्फ़िगर करेंगे। आप अमेज़ॉन की एक्टिव डायरेक्टरी को मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल यूज़ सिनेरियो में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो, अब ये वर्क स्पेस क्या है, आप में से हम में बहुत सारे लोगों ने VDI का नाम सुना होगा, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। थिन क्लाइंट्स के नाम सुने होंगे, जहाँ पे वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो बैंक्स में या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में वाया थिन क्लाइंट्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आपके पास मशीन तो 2 GB की होती है, लेकिन आप 16 GB के सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं वर्चुअली, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे वर्क स्पेस की सर्विस की सूरत में आपको मिलती है। इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें 2 किस्म की ऑथेंटिकेशन मिलती हैं। नंबर 1 सैम्पल AD, ठीक है। जो सिंपल AD होती है वो बेसिकली सैम्बा सर्वर पर होती है, लिनक्स पर, और एक होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। अमेज़ॉन वर्क स्पेस दोनों सपोर्ट करता है स्पेसिफिक रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्जीनिया में तो दोनों सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही कनाडा पर जाएंगे आप सेंट्रल पर, वहाँ पे वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करेगा। फ़र्क क्या है दोनों में? माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के चार्जेस हैं तकरीबन $92, जो कि एज अ मैनेज सर्विस है। अगर आप अपनी मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी बनाना चाहें कोई मसला नहीं, लेकिन वो एक्टिव डायरेक्टरी आपके FSx और आपकी वर्क स्पेस के साथ सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप AWS की एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को यूज़ करते हैं, यानी कि इस सर्विस को, तो वो FSx और वर्क स्पेस ना सिर्फ दोनों के साथ सपोर्ट करेगा, बल्कि आपकी जो EC2 मशीन है उसके साथ भी ये डायरेक्टरी सर्विस अटैच हो जाएगी। तीसरी बात, ये इस्तेमाल कैसे होगा? जब हम यहाँ बना लेंगे तो ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि हमें एक सर्वर बनाकर उसके ऊपर इसको कनेक्ट करवा कर इसके ऊपर RSAT इंस्टॉल करना पड़ता है। RSAT का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट सर्वर एडमिन टूल। तो हमें रिमोट सर्वर एडमिन टूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो रिमोट सर्वर एडमिन टूल हमें अलाउ करता है कि हम इस एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर सकें, आगे लेके चल सकें, ताकि हम इसके अंदर यूज़र्स क्रेडेंशियल्स बनाएं, वो बना सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से नहीं बन सकता। वर्क स्पेस के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वर्क स्पेस हमें अलाउ करेगा कि हम क्रेडेंशियल्स और चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई डायरेक्टरी सर्विस की बातें सारी, कि आप कैसे और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टरी सर्विस एक और जगह भी इस्तेमाल हो सकती है। आप डायरेक्टरी सर्विसेज को आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि ऑन प्रेम इन्वायरमेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर किया हुआ है। साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है कि आपने फायरवॉल के थ्रू AWS के VPN टनल्स, कस्टमर गेटवे, वर्चुअल गेटवे को कनेक्ट करके उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, और आपके जो ऑफिस में या डाटा सेंटर में जो सर्वर्स या जो मशीन्स हैं वो इस डायरेक्टरी सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट हो रही हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंटरनेट पर काम नहीं करता, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का जो DNS होता है वो प्राइवेट होता है, वो पब्लिकली रिजॉल्व नहीं होता, और आपकी मशीनें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं अगर आप ओवर द इंटरनेट एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी सूरत में। तो ये थी एक्टिव डायरेक्टरी की चंद बातें। वर्क स्पेस मैंने बता दिया, वो सिर्फ इसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ चलता है जो एज अ मैनेज सर्विस है। अगर कोई अपनी मशीन बना के एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करता है तो ना FSx काम करेगा, ना वर्क स्पेस काम करेगा।
वर्क स्पेस दोबारा बता देता हूँ, डेस्कटॉप एज ए सर्विस जिसको हम डैश कहते हैं, एजोर में इसको एजोर VDI कहते हैं। ये एक डेस्कटॉप बेस्ड सर्विस है, यानी कि अगर मैं अपनी मशीन के ऊपर चाहता हूँ कि मुझे एक वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाए, सर्वर की बात नहीं कर रहा, वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाए तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये RDP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता बल्कि PCOIP, ठीक है ना, PCOIP प्रोटोकॉल के बारे में आप सर्च कीजिएगा, ये उसके ऊपर काम करता है। इसका अपना एक क्लाइंट होता है जिसको हम डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद ये चलता है। ये बैक एंड पे ऑथेंटिकेट करता है या तो डायरेक्टरी सर्वर से या इसी के अंदर डायरेक्टरी सर्विस के अंदर हमारे पास सिंपल AD और माइक्रोसॉफ्ट AD दोनों आते हैं, दोनों सपोर्ट करता है ये। अगर आपके यहाँ सिंपल AD है तो आप सिंपल AD बना लें, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर जिस रीजन में आप बना रहे हैं वहाँ सिंपल AD नहीं है तो मजबूरन आपको माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी सर्विस बनानी पड़ेगी, अगर वर्क स्पेस यूज़ करना है तो, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी सर्विस के अपने पैसे $92 होते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी सर्विस हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको एज अ सर्विस, ठीक है। FSX क्या है? हम में आपने बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ का फाइल शेयर कभी ना कभी यूज़ किया होगा। कुछ इस तरह की शक्ल होती है विंडोज़ के फाइल शेयर की। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ जाता हूँ दिस PC पे, कुछ इस तरह के होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है फाइल शेयर सर्वर। ये फाइल शेयर सर्वर्स जो हैं, फाइल शेयर सर्वर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपकी जो मैप ड्राइव्स होती हैं उनको अटैच करते हैं। तो FSX विंडोज़ बेस्ड प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है और उन सर्वर्स के साथ अपनी शेयरिंग करता है एज अ फाइल शेयर अपनी ड्राइव्स को, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट है। यानी कि FSX खुद भी एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट करता है और ये उन सर्वर्स, उन EC2 VMs या उन वर्क स्पेसेस के साथ काम करता है जो कि प्राइवेट के ऊपर हैं। पब्लिक पर FSX काम नहीं करता, प्राइवेट IP पे काम करेगा और इसके लिए ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा काम इसमें होता है डायरेक्टरी सर्वर बनाना, जो काफ़ी टाइम लेता है। जब डायरेक्टरी सर्वर बन जाता है तो फिर आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ डायरेक्टरी सर्वर बनाते हैं और देखते हैं डायरेक्टरी सर्वर कैसे काम करता है। तो मैं सेटअप करता हूँ डायरेक्टरी सर्वर को। यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो बताऊँगा मैं कि इस डायरेक्टरी सर्वर की मदद से जब आप बना लेंगे तो वर्क स्पेस भी बन जाएगी, FSX भी बन जाएगा और आप किसी भी नॉर्मल EC2 मशीन को भी डोमेन का क्लाइंट बना सकते हैं। मेक श्योर कि वो उसी सबनेट का पार्ट हो। तो मैं इस वक्त नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट AD आ गया। मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन कौन कौन से हम देखते हैं, बताता हूँ। अच्छा भाई, हमारे पास 4 ऑप्शन है और जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसका सवाल का जवाब भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे शाहजेब का सवाल है, इफ़ मेन AD इज़ ऑन AWS एंड लोकल नेटवर्क कनेक्ट टू AWS AD। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका VPN टनल बना हुआ है तो आप VPN टनल बनाने के बाद जब मैनेज AD बना लेंगे तो मैनेज AD की अपनी 2 प्राइवेट IP देगा आपको DNS की। आप अपनी मशीन के DNS में डाल दें, वो यहाँ से आके रिजॉल्व करेगा और वो कनेक्ट कर जाएगा। मशीन होगी ऑन प्रेम पर, एक्टिव डायरेक्टरी होगी क्लाउड पर, काम करना शुरू कर देगा विद VPN। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑन प्रेम पर एक्टिव डायरेक्टरी और यहाँ उसका शेडो लाना चाह रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हो FSX और वर्क स्पेस एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी से बात करें, तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो इसकी बात सुनेगा और इसको वहाँ पीछे कनेक्ट करना है। जैसे हम VPN टनल वगैरह करते थे, रेडियस बनाते थे, तो बीच में क्या लगाते थे हम लोग ADFS का रोल लगाते थे, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेटेड सर्विसेज का, जो फेडरेशन के साथ काम करती थी। अमेजॉन या उस पर अगर हमें कनेक्ट करवाना है और ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी करानी है, जिसको हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर कहते हैं, उसके लिए हम ADFS का रोल लगाते थे सेंटर में। यहाँ पे AD कनेक्टर लगेगा कि ऑन प्रेम पर एक्टिव डायरेक्टरी है, AD कनेक्टर से कनेक्ट होगा और वर्क स्पेस उससे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो मज़ीद आगे चलता हूँ, मैं मैनेज AD ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास AD कनेक्टर कोई VPN तो है नहीं, तो मैं सिंपल फर्स्ट टाइम मैनेज AD लूँगा। नेक्स्ट करूँगा मैं। ये कह रहा है कि भाई डायरेक्टरी सर्विस की टाइप कौन सी लेनी है आपको, स्टैंडर्ड एडिशन लेना है या एंटरप्राइज लेना है, आप दोनों में फ़र्क क्या है। ये $144 पर मंथ है, ये $43 पर मंथ है फॉर ईच एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और $86 है। ये कहता है बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, ठीक है ना। ये एंटरप्राइज है 17 GB फॉर स्टोरेज फॉर डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स और इस तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों बताया हुआ है। ये हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड के लिहाज से, ठीक है। मैं इसको ले लिया मैंने स्टैंडर्ड। डायरेक्टरी का DNS देता हूँ मैं sherdill.local, ठीक है। नेट बायोस नेम शेरदिल दे दिया मैंने। डायरेक्टरी डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ माय टेस्ट डायरेक्टरी सर्वर, ठीक है। ये मैंने ले लिया और लेने के बाद एडमिन पासवर्ड मैं इसको सेट करूँगा। याद रखिएगा थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट VPC है, एनी है और राफे है, तो मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट VPC मौजूद है, मैं इसी को ले लेता हूँ।
सबनेट में मैं ले लेता हूँ, कोई भी 2 सबनेट ले लेता हूँ क्योंकि प्राइवेटली ही कनेक्ट करवाना है मुझे। ओह सॉरी, एक 1D का एक 1F का, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए 2 अलग अलग सबनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइड नेम आपको पता है, जब पहली दफ़ा डायरेक्टरी बनाते हैं डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइड नेम आप देते हैं इसको। डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइड नेम मैंने यहाँ दे दिया, और फर्स्ट साइड नेम देने के बाद मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद ये मैंने सब फाइनल कर लिया। क्रिएट डायरेक्टरी, अब ये डायरेक्टरी बनना शुरू हो गई। अब हम चलते हैं लाइट सेल की तरफ, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब तक ये क्रिएट नहीं होगा कंप्लीट, ना मैं वर्क स्पेस पे काम कर सकता हूँ, ना मैं FSX पे काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, मेक श्योर के माइक म्यूट रहे आपका ताकि मैं इनको लैब करवा सकूँ। अच्छा, लाइट सेल, लाइट सेल बेसिकली एक VPS है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपके कस्टमर को हर चीज़ फिक्स चाहिए। वो कहता है यार मुझे $10 मेरा बजट है, मुझे $10 वाला एक सर्वर दे दो। अब EC2 में मैं $10 वाला सर्वर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ रैम और CPU के अलग पैसे पर आवर के, डाटा आउट के अलग पैसे, IP के अलग पैसे, स्टोरेज के अलग पैसे, यानी कि EBS वॉल्यूम के अलग पैसे। यहाँ बंच बना हुआ होता है, यानी कि बंडल जैसे हम कहते हैं। स्पेसिफिक रैम, CPU, डाटा आउट, हार्ड ड्राइव, ये सब कुछ मौजूद है उसके अंदर, और वो मिलाकर फिर हम एक इंस्टेंस की सूरत देते हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ विंडोज़ और लिनक्स के अलग अलग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे VPC का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास VPC हो नहीं हो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ VPC का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसीलिए ये मशीन प्राइवेटली आपकी किसी और सर्विस से बात नहीं कर सकती, ना लोड बैलेंसर से, ना ऑटो स्केलिंग से, ना RDS से, किसी से कोई बात नहीं करेगी। ये एक आइसोलेटेड तरीके से चलती है। इसीलिए आप गौर करें, यहाँ रीजन का ऑप्शन गायब हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पे कोई और सर्विस का ऑप्शन है, क्योंकि एक अलग ही दुनिया है बिल्कुल। क्रिएट इंस्टेंस पे जाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, EC2 पर अगर मैं अपनी मशीन को स्टॉप करता हूँ तो होता क्या है, अपनी मशीन को स्टॉप करता हूँ तो पैसे वहीं रुक जाते हैं, यानी कि कॉस्टिंग बिलिंग वहीं रुक जाती है। लाइट सेल पर अगर मशीन को स्टॉप किया पैसे नहीं रुकेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती कर चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आप स्टॉप नहीं करें, आप मशीन को डिलीट कर दें। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक मशीन 2 GB की बनाई है, EC2 के अंदर मैं 2 GB से 4 GB, 4 से 2 GB मशीन टाइप सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ ऐसा नहीं होता। 2 GB से 4 GB करना है तो 2 GB का स्नैपशॉट लूँगा, स्नैपशॉट से नई मशीन बनाऊँगा अलग जगह पे, दोबारा मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर 2 GB का स्नैपशॉट रखा हुआ है और कल को क्लाइंट कहता है यार एक काम करो 1 GB दे दो, नहीं दे सकते, क्योंकि आपने स्टार्ट ही 2 GB से किया, तो 1 GB पॉसिबल ही नहीं है उस स्नैपशॉट से देना। यानी कि स्नैपशॉट मिनिमम फर्स्ट टाइम जिस साइज़ पे बना है उससे छोटा हो ही नहीं सकता, जबकि EC2 में जिस साइज़ में मशीन बनी उससे छोटी या बड़ी हो सकती है। ये वो बातें हैं जो FAQs या किसी डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली लिखी नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैंने कस्टमर्स के साथ काम किया है, गलतियाँ की हैं, उसके बाद उन गलतियों की बेसिस पर आपको ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, इंस्टेंस लोकेशन। अब इंस्टेंस बनाते हैं सबसे पहले पूछते हैं इंस्टेंस की लोकेशन क्या है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे इंस्टेंस की लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है दूसरी जगहों से। फ्रैंकफर्ट है, पेरिस है, लंदन है, ठीक है ना, ओहायो है, ओरेगन है, सिडनी है, सिंगापुर है, मॉन्ट्रियल है, वर्जीनिया है, टोक्यो है। ठीक है ना, कुछ 1-2 जगह ऐसी होंगी जो डायरेक्टली रीजन के तौर पे नहीं है। EU West 3, अभी EU West 3 मुझे नहीं पता कि EU West 3 होता है या नहीं होता। अच्छा, EU West 3 है यहाँ पे, ठीक है। टोक्यो, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा ये सारे रीजन ही है, लेकिन हर रीजन इसमें शामिल नहीं है। जैसे बहरीन मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसके अलावा 1-2 और रीजन नहीं होंगे यहाँ पे। तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ओरेगन के ऊपर। मैं कहता हूँ भाई ओरेगन पे बना दो। उसके बाद कहता है कि अब जी बोलिए। अभी आपने कहा कि इसमें स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप करेंगे तो उसके चार्जेस भी होते रहेंगे। बिल्कुल। पर्सन जो हम स्टॉप चार्जेस दे रहे हैं वो किस चीज़ से दे रहे हैं? क्या क्या? अगर मशीन हम स्टॉप करते हैं फिर भी इसके बिल चार्ज होता रहेगा। सही कह रहे हैं आप। तो पर्सन जो हम किसी कॉस्ट दे रहे हैं अपफ्रंट, वो किस चीज़ से दे रहे हैं? वो फिक्स अमाउंट की दे रहे हैं ना। देखें, EC2 के ऊपर मैंने बताया कि मशीन मंथ के आखिर में कितना बिल देगी मैं और आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर कितना डाटा आउट कर रहा है, कितनी दफ़ा स्टॉप की, स्टार्ट की, घंटे और मिनट के हिसाब से। यहाँ तो इसने एक बंडल दे दिया ना आपको। वो कह रहा है भाई आप एक दिन यूज़ करो, पूरा महीने यूज़ करो, मैं फिक्स अमाउंट चार्ज करूँगा आपसे। ठीक है ना। अब आप उसमें स्टॉप भी कर रहे हो तो कहेगा भाई फिर फ़ायदा नहीं है ना, फिर EC2 यूज़ कर लो, कुछ तो डिफरेंस रखना होगा ना, ये वजह है। मतलब मैं पूरा महीना 24 घंटे पूरा महीना चलते रहने देना, इसको चलते रहने दे, क्योंकि प्राइस तो एक दफ़ा सेट हो गई ना, जो कॉस्ट चली गई वो पूरे महीने की पूरे महीने की चली गई।
अभी आपके सवाल का जवाब जो है ना वो अगले 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखें ओरिगॉन सेलेक्ट किया, अवेलेबिलिटी जोन मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ से अवेलेबिलिटी जोन, मैं अपनी मर्जी से कोई भी अवेलेबिलिटी जोन ले सकता हूँ। दोबारा बता दूँ, हम लाइट सेल की लैब कर रहे हैं जो कि एक वीपीएस सर्वर है। ये पूछ रहा है इंस्टेंस का इमेज यूज़ करें, यानी कि ब्लूप्रिंट आप विंडोज़ लेना चाहते हैं या लिनक्स। मैं कहता हूँ एक काम करो यार लिनक्स दे दो। लिनक्स में पूछता है खाली ओएस चाहिए ये जो मौजूद है, या बंडल एप्लीकेशन का चाहिए, यानी कि आपको प्लस इंस्टॉल करना है, प्रेस्टा शॉप करना है, रेडमीन करना है, इंजन एक्स करना है, मीन करना है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा कि आपके कस्टमर हैं तो उनको आप डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है ना। डिजेंगो है, जुमला है, मेजेंटो है, प्लस्क है, सी पैनल है, बहुत कुछ दे सकते हैं आप यहाँ पे। मैं फ़िलहाल वर्डप्रेस ले रहा हूँ, लैम सर्वर है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर भी रहे होंगे जिनको मेहनत ज़्यादा लगती होगी, अब मेहनत इतनी नहीं लगेगी। ये ले लिया आपने, नीचे आ जाते हैं। ये कहता है भाई पैकेज चूज़ कर लें। अब ये रहा अदील के सवाल का जवाब। $3.5 पर मंथ, जिसमें 512 रैम भी दे रहा है, एक CPU दे रहा है, 20 GB स्टोरेज दे रहा है, 1 टेराबाइट की डाटा बैंडविड्थ दे रहा है आपको, थ्रूपुट डाटा आउट। आप कहते हैं नहीं यार छोटा है, इससे बड़ा चाहिए, $5 पर आ जाए भाई, $5 महीने पर। अब वर्डप्रेस की एक साइट जो भले डायनेमिक हो, यूट्यूब वगैरह से उसकी API की इंटीग्रेशन हो, वो भी $5 पर बड़े आराम से चल जाती है। तो $5 के ऊपर आप एक कस्टमर की साइट को आइसोलेटेड तरीके से चला सकते हैं। अगर आप सी पैनल बेचना चाहते हैं, 20 GB 40 GB का कोई सर्वर ले लें। इसमें बैंडविड्थ तो देखें आप, थ्रूपुट कितना, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 4, 5, 80 GB, 4 GB रैम, ये तमाम पैकेजेस तो मौजूद हैं। आपने मेमोरी के हिसाब से पैकेज लेना है, ठीक है ना। हालांकि प्राइस वही रहेंगे, प्राइस में देखें कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि यार डाटा ट्रांसफ़र के हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। स्टोरेज के हिसाब से ऊपर स्टोरेज आ गई, ठीक है ना, ये आ गई चीज़ें। और ये मैक्सिमम क्या साइज़ है ये भी देख लें, इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 32 GB तक है। इससे ऊपर की मशीन कोई बोलता है नहीं बना सकते आप EC2 में, लाइट सेल के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहीं जा रहा हूँ, मैं $3.5 वाले पे जा रहा हूँ। एक छोटी मशीन है, ले ली मैंने, इसका नाम मैं रखा वर्डप्रेस 1 है, टेस्ट रख लिया मैंने, ठीक है। रखने के बाद कुछ भी नहीं करना, ना रैम ना सिक्योरिटी ग्रुप, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्रिएट इंस्टेंस, बस स्टार्ट कर दी बनाना। इससे हार्डली 2-3 मिनट में बना के दे देगा आपको ये। इसके अंदर बड़ा अलग ही तरीका है काम करने का। यहाँ पे कंटेनर्स पे काम करने का इरादा रखते हैं, यहाँ से अपना कंटेनर बना लीजिए। कंटेनर सर्विस पे जाएं, यहाँ से मिनिमम ये देख रहे हैं आप, नैनो, मिनी, स्मॉल, मीडियम, ये MDSM जो लिखा हुआ है, ठीक है। आप ले लें, आपको कितना बड़ा चाहिए, $7 का चाहिए, 512 रैम है, 0.25 vCPU है, ठीक है ना। स्केल करना चाहें यहाँ से आप इसको, ये लेना चाहें बड़ा ले लें आप यहाँ से, ठीक है ना। योर कंटेनर सर्विस विल कॉस्ट $35 पर मंथ, ठीक है। स्केल ज़्यादा करना है, यहाँ तो सिर्फ आपको बताना रैम और CPU, यहाँ पे स्टोरेज का हिसाब बता रहा है वो, आप स्केल कितना करना है आपको, ठीक है ना। और आप अपनी एक डिप्लॉयमेंट करके रेडी कर लें इसको। तो ऑप्शन स्टिल बहुत सारे ऑप्शन हैं, और डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा होम पर आ जाता हूँ। ये मेरे पास एक मशीन आ गई है जो रनिंग में है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है, कहता है कि कनेक्ट भी कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। स्टोरेज मैं यहाँ से ले सकता हूँ, सिस्टम डिस्क है, एक एडिशनल डिस्क भी ले सकता हूँ मैं यहाँ से। मैट्रिक्स मतलब इसके रैम CPU कितने हैं, और अलर्ट्स भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा, ये अलर्ट्स क्लाउड वॉच की तरह के अलर्ट्स नहीं है, ये डिफरेंट अलर्ट्स हैं, इसका क्लाउड वॉच से कोई ताल्लुक नहीं है। नेटवर्किंग यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यानी कि पब्लिक IP, फिक्स IP देनी है मुझे, स्टैटिक IP दे सकता हूँ मैं यहाँ से। नॉर्मली ऐसी जगहों पे स्टैटिक IP ही देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़ाहिर IP चेंज होती रहेगी। स्नैपशॉट लेना है, लिनक्स के स्नैपशॉट की रिटेंशन बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें ऑटोमेटिक स्नैपशॉट। हाँ बोलिए, किसके स्टैटिक IP के चार्जेस मेरा ख्याल है नहीं है शायद यहाँ पे, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि स्टैटिक IP के कोई अलग से चार्ज हो रहे हों। नहीं, इस IP को स्टैटिक नहीं कर सकते। क्रिएट स्टैटिक करूँगा मैं, तो देखें स्टैटिक IP हो गई मेरे पास, मैंने सेव की, और ये सेव करने का देखें IP बदल गई मेरी, तो IP तो चेंज हो जाएगी ना, ये IP फिक्स रहेगी, अब थोड़ी चेंज होगी। यहाँ से स्नैपशॉट, अच्छा स्नैपशॉट के बारे में भी सुन लें ज़रा, मेरा ख्याल है काफ़ी मालूमात आप लोग को मिल रही होंगी आज की क्लास के हवाले से। स्नैपशॉट जो है लिनक्स की मशीन अगर यहाँ बनाते हैं लाइट सेल पर, मैनुअल भी बना सकते हैं स्नैपशॉट, और ऑटोमेटिक रिटेंशन भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप विंडोज़ की बना रहे हैं, विंडोज़ पर ऑटोमेटिक स्नैपशॉट काम नहीं करता, यहाँ पे आपके मैनुअल ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री देख सकते हैं आप यहाँ से कि क्या क्या हुआ था, मतलब क्या क्या काम किया आपने, क्रिएट की, IP अटैच की, डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर दें आप।
अच्छा, यहाँ पे डिलीट प्रोटेक्शन या इस तरह के ऑप्शन नहीं है। नेटवर्किंग के अंदर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ फायरवॉल है, आप रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। अभी देखें 3 रूल खुले हुए हैं, ऐड रूल है, पोर्ट 80 है, 443 है, तमाम है। आप ऐड रूल करके अपने आईपी को रिज़र्व कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि आप यहीं से एसएसएच का कंसोल खोल सकते हैं। ये मेरे पास एसएसएच का कंसोल आ गया। इसकी अपनी पेम की और पीपीके फाइल होती है, वो भी उस वक्त यूज़ करें जब आपने पोर्ट चेंज कर दी या अपने पास से पटी कर रहे हो। आप EC2 की पेम की या पीपीके यूज़ नहीं कर सकते। एक और बात भी आपको बता दूं, आप लाइट सेल से EC2 पर जा सकते हैं, बट EC2 से लाइट सेल पर नहीं आ सकते आप, ठीक है। ये तमाम वो बातें हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन वही बात जो मैंने आपको बताई, कस्टमर के साथ काम कर करके बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं आपको। ये मैं चला गया हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, अंदर जाके कमांड्स और जो भी कुछ आपको करना है वो कर लें, ठीक है ना। ये खुल गया है। अब इसकी आईपी के थ्रू मैं इसका पब्लिक एक्सेस भी देख सकता हूँ, क्या मेरे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं खोल के देख लेता हूँ। यहाँ पे ये खुल गई, एक वेबसाइट चलती हुई आ गई मेरे पास, मेरा कस्टमर रेडी है, ठीक है ना। अगर आप ये वेबसाइट खोलते हैं, ये वेबसाइट भी आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये वेबसाइट भी लाइट सेल पर ही चल रही है पूरी की पूरी हमारी एकेडमी की, ठीक है ना। तो ये हमने अपने ही क्लाउड पे कॉन्फ़िगर की हुई है। जी, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास लाइट सेल कवर हो गया है। लाइट सेल के बाद अब डायरेक्टरी सर्विस में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश। ये अभी तक क्रिएट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनाने में, ठीक है। ये तकरीबन आधा पौन घंटा ले लेता है बनने में, ठीक है। तो ये अभी तक मेरा ख्याल है क्रिएट हो रहा है डायरेक्टरी, और जब तक ये क्रिएट नहीं होगी हम आगे चल नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल एडी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वर्क स्पेस की एक लैब हो जाए आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक सिंपल एडी भी आपके लिए बनाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एडी को मैं FSX के साथ यूज़ कर लूँगा, सिंपल एडी को वर्क स्पेस के साथ यूज़ कर लूँगा। सिंपल एडी पे जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं एक स्मॉल लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ उस्मान डॉट लोकल, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ उस्मान डायरेक्टरी नेम, देखने में दोनों का एक ही तरीका लगता है आपको, ठीक है ना, लेकिन हैं थोड़े से डिफरेंट एक दूसरे से। तो हमें ये दोनों प्राइवेट सबनेट क्यों सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे? जी, दोनों प्राइवेट सबनेट यूज़ करेंगे, पब्लिक पे नहीं बनता। मैंने आपको बताया ना, डायरेक्टरी सर्विस कभी पब्लिक पे काम नहीं करती। अच्छा देखिए, ये मैंने दोनों बना लिए हैं। मैं इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी से इसको यूज़ करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है ना। डिलीट डायरेक्टरी मैं कर देता हूँ स्मान डॉट लोकल, क्योंकि मैं एक ही डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए दोनों काम करूँगा। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्टरी काफ़ी टाइम लेती है, तकरीबन आधा घंटे के करीब इसने लिया इस डायरेक्टरी को बनाने में। तो शेरदिल डॉट लोकल को ही मैं यूज़ करूँगा, और मैं वर्क स्पेस पर आ जाता हूँ। वर्क स्पेस के लिए स्टेप नंबर 1 क्या था, डायरेक्टरी सर्विस बना लिया आपने। वर्क स्पेस रीजन चूज़ कर लें, मेक श्योर कि डायरेक्टरी सर्विस और ये वर्क स्पेस एक ही रीजन में होना चाहिए। गेट स्टार्टेड पर मैं जाऊँगा। गेट स्टार्टेड पर जाने के बाद ये कहता है क्विक स्टेप या एडवांस लॉन्च, तो मैं एडवांस पे चला जाता हूँ, और इस एडवांस में जाने के बाद मैं लॉन्च पे जाता हूँ। अच्छा जी, ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, यही रैप ले लें। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा ये पूरा बना रहा है यहाँ से, 1 मिनट रुके। डायरेक्टरी सर्विस में गया है, डायरेक्टरी सर्विस में पहले से चीज़ मौजूद है तो इसको पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाता हूँ, क्योंकि वर्क स्पेस को जब हम शुरू करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें डायरेक्टरी सर्विस पे ले जाते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ क्या कोई डायरेक्टरी सर्विस का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, इसको मैं यूज़ कर सकूँ यहाँ पे। तो
ये कहता है कि क्विकली वर्क स्पेस एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ग्रुप क्लाउड बेस्ड यूजर इन लेस देन 20 मिनट्स लॉन्च वर्क स्पेस यूजिंग एडवांस ऑप्शन इंक्लूडिंग योर ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी एंड एग्जिस्टिंग अमेजन वीपीसी। सो देखते हैं क्विक सेटअप करके कि क्विक सेटअप में कहाँ जाता है। अच्छा स्टैंडर्ड लिनक्स पूछ रहा है। अच्छा लिनक्स और विंडोज़ दोनों की मशीन्स होती हैं इसके अंदर, और इसमें मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, पावर, परफॉर्मेंस, ये क्यों होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम, सीपीयू, किसी में ऑफिस एमएस ऑफिस भी मौजूद है, क्योंकि हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं ना, सर्वर साइड की तो बात नहीं कर रहे। सो इस वजह से। अच्छा जी, इसकी प्राइसिंग यहाँ पे अभी नहीं आएगी, वो आपको इनकी वेब वहाँ से देखनी पड़ेगी, AWS की जो डॉक्यूमेंट है ना वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। सो मैं अगर इसको ले लूँ, ये देख रहे हैं प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है PCOIP, ये आप देख लीजिएगा। इसके प्राइसिंग बदलते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोग को शायद रहे प्राइसिंग के हवाले से, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको वर्क स्पेस में मैं जाता हूँ और वर्क स्पेस पर मैं यहाँ प्राइसिंग पे चला जाता हूँ। 31 जुलाई तक 50 यूज़र फ्री थे इसके अंदर, ये रहे। नॉर्थ वर्जीनिया में है, विंडोज़ बंडल है, विंडोज़ बंडल में 2 GB के साथ ये है, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्ड है, वैल्यू है, परफॉर्मेंस है, पावर है, देख रहे हैं ये अलग अलग नाम से आ रहे हैं, इनके आगे प्राइसिंग भी लिखे हुए हैं। तो आप या तो फिक्स प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप आवरली प्राइसिंग पे। मंथली प्राइसिंग ये है, लेकिन आप कहते हैं यार 9 to 5 मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद बंद करके चला जाता हूँ, तो वन टाइम ये दे देंगे और हर घंटे के हिसाब से ये देंगे। लेकिन ये उस सूरत में अच्छा है जब आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम काम कर रहे हो। अगर इससे ऊपर निकल लिए तो फिर फिक्स ही सही है, यानी कि पूरे महीने में 750 घंटे होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। मुज़म्मिल ये कौन है, अभी ज्वाइन किया है। माइक कैमरा खुला हुआ है दोस्त, आप अपना कैमरा बंद कीजिए प्लीज़। अच्छा जी, ये चीज़ें हैं, यहाँ क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आराम से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें। अच्छा जी, अच्छा यहाँ सवालात भी आए थे, मैं शायद देख नहीं सका था। आरिफ का सवाल था व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेटिंग वर्क स्पेस डेस्कटॉप व्हेन यू नीड डेस्कटॉप फॉर इट। ओके, देखें आरिफ का सवाल है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो क्यों इसको यूज़ करें। इससे कई जवाब आते हैं। नंबर 1, आपके पास 2 GB का डेस्कटॉप है, लेकिन आपको एक 16 GB की ग्राफिक मशीन अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को देनी है, नहीं अफोर्ड कर सकते, आप क्या करेंगे। नंबर 2, वो ग्राफिक डिज़ाइनर किसी रिमोट लोकेशन पर बैठा हुआ है, ऐसी जगह पर जहाँ पे इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है और उसके पास कोई घर का छोटा कंप्यूटर है नॉर्मल, कैसे काम देंगे, काम तो करवाना है, तो उसके लिए आप ये वर्चुअल डेस्कटॉप दे सकते हैं। नंबर 2, आप कहते हैं कि अपने पूरे ऑफिस के इन्वायरमेंट में मैं लोग जो है वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, कभी ऑफिस भी आ रहे हैं, तो आप एक ऐसा सेंट्रलाइज वो रखना चाहते हैं जहाँ पे ग्रुप पॉलिसी और तमाम चीज़ें अप्लाई हों। वर्क स्पेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों, वर्क स्पेस जो है दुनिया में कहीं से ही बंदा बैठ के आपके ऑफिस के प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकता है, आपके ऑफिस के सिस्टम्स को भी यूज़ कर सकता है रिमोटली। क्यों, साइड टू साइड VPN बना हुआ है और वर्क स्पेस के थ्रू आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा बाउंड नहीं है आपका एम्प्लॉय कि यहीं से काम करे, वो अपने घर से भी जाके काम कर सकता है उसी वर्क स्पेस को लेकर, या दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हुए काम कर सकते हैं और आपके ऑफिस के PC से डायरेक्टली प्राइवेट IP के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे ऑप्शन है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम का जब से कॉन्सेप्ट आया है उस वक्त से वर्क स्पेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ, मैं विंडोज़ 10 ले लेता हूँ, एक CPU का 2 GB रैम, PCOIP प्रोटोकॉल है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे यूज़र पूछ रहा है कि आप कोई एडिशनल यूज़र या वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल यूज़र बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ भाई उस्मान खान, और यहाँ करता हूँ usman@sharedil.org। ये बंडल ऑप्शंस आ गए हैं, वैल्यू विद विंडोज़ 10, ठीक है ना, मैंने ले लिया और लॉन्च वर्क स्पेस। अब देखते हैं ये क्या बनाता है। नेक्स्ट स्टेप, व्यू द वर्क स्पेस कंसोल। अब ये वर्क स्पेस का कंसोल मेरे पास खुल गया है। अब इसमें 20 मिनट लेगा मुझे, लेकिन ऊपर देखें डायरेक्टरी का एक ऑप्शन आ गया। अब इसने खुद से एक डायरेक्टरी बना दी है ये, ठीक है ना। पहले इसको ये दिखाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्टरी इसने बना दी, जबकि मुझे ये वाली डायरेक्टरी यूज़ करनी थी।
तो ये डायरेक्टरी अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले एक्शन पे जाके इसको रजिस्टर करूँगा। जब तक मैं रजिस्टर नहीं करूँगा ना डायरेक्टरी को, मैं यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब जब मैं इसको रजिस्टर कर दूँगा तो ये मुझे यहाँ काम करने देगा। लेकिन ये वाली जो डायरेक्टरी बना रहा है, मुझे इस डायरेक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और डिलीट करने के बाद ये एक्टिव डायरेक्टरी मेरी हो गई है, डायरेक्टरी एक्टिव हो गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कर सकते हैं आप, यस, नहीं डाटा नहीं निकलेगा वहाँ से बाहर आपका। और अगर निकल भी रहा है तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उसको रोक सकते हैं वर्क स्पेस के ऊपर। अच्छा जी, अब इसने दूसरी बना दी, मैंने उसको डिलीट किया तो ये दूसरा इसने बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो वर्क स्पेस कॉन्फ़िगर कर रहा है उसकी वजह से ही बना रहा है। बट एनी हाउ इसको बनने देते हैं और हम अपने वर्क स्पेस दोबारा बनाते हैं उस डायरेक्टरी पर जिस पर मैं चाहता हूँ, शेरदिल.लोकल। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो यूज़र बनेगा ना ये उसके अंदर बनेगा, उस्मान खान, फर्स्ट नेम उस्मान, सेकंड नेम खान, ईमेल usman@sherdil.org। मैंने कर लिया। एडिशनल यूज़र आ गया मेरे पास, ठीक है ना, क्रिएट यूज़र मैंने कर दिया। ये क्रिएट यूज़र मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर बन गया आएगा, ठीक है। ये आ गया, देख रहे हैं उस्मान खान, अभी ऊपर ही बनाया मैंने, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये कह रहा है कौन सा यूज़ करना, मैं कह रहा हूँ एक काम करो विंडोज़ 10 दे दो। अच्छा, जो लिनक्स नज़र आ रहे हैं, लिनक्स बेसिकली वो है GUI बेस्ड लिनक्स है। नेक्स्ट किया मैंने, फिर नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है ना। अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इनक्रिप्शन भी लगा सकते हैं यूज़र वॉल्यूम और रूट वॉल्यूम पे। आपको नज़र रूट वॉल्यूम नहीं आएगा, सिर्फ यूज़र वॉल्यूम नज़र आएगा। अच्छा जी, ये ऑटो स्टॉप है, ऑटो स्टॉप टाइम 1, मतलब 1 घंटे के बाद रुक जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। उसके बाद ये देखें डिटेल भी सारी दिखा रहा होगा मुझे। रनिंग मोड ऑटो स्टॉप, ऑटो स्टॉप का मतलब है कि आपने अगर आइडल रहा, ये कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा, 1 घंटे के बाद खुद ही बंद हो जाएगा ये। लॉन्च वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस लॉन्च हो गया। 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट के बाद आपके पास वर्क स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। सो FSX के लिए कुछ भी नहीं करना है। FSX पे मैं गया, फाइल सिस्टम पे मैंने क्रिएट किया, ये कह रहा है 2 हैं। मुझे लस्टर वाला भी नहीं चाहिए क्योंकि ये होता है हाई परफॉर्मेंस HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या हैवी लोड्स के लिए, मशीन लर्निंग वगैरह के लिए। मुझे सिंपल ये फाइल सर्वर बनाना है। आप लोग ने फाइल सर्वर ज़िंदगी में कभी ना कभी तो बनाया होगा, या कोई नैस अपने ऑफिस में लगाई होगी जिसको हम // करके खोलते हैं, ये वही चीज़ है ये, ठीक है ना। लेकिन ये इस्तेमाल होती है सिर्फ विंडोज़ के लिए, लिनक्स पे नहीं चलती। क्या कोई वजह बता सकता है कि क्यों लिनक्स पे नहीं चलती और क्यों सिर्फ विंडोज़ पे चलती है? ये क्या वजह है इसकी? EFS एक चीज़ है और एक है FSX। EFS क्या नाम है, ext4 पार्टीशन सपोर्ट करता है जो विंडोज़ नहीं समझता। विंडोज़ SMB प्रोटोकॉल को, जिसको हम कहते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक, वो उस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है जिसको लिनक्स नहीं समझता। दूसरा विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करता है जो लिनक्स नहीं करता। ये वजह है कि आप सिर्फ विंडोज़ के लिए बना सकते हैं, कहीं गलती से भी लिनक्स के लिए बनाया तो ये काम ही नहीं करेगा। FSX फाइल सिस्टम नेम मैं देना चाहता हूँ उस्मान, लोकल ही दे देता हूँ मैं नाम। मल्टी एजी, सिंगल एजी, ये डिप्लॉयमेंट सिनेरियो के ऊपर है, मैं सिंगल एजी लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। SSD हार्ड ड्राइव मिनिमम है 32 GB, मैं 40 GB रख देता हूँ। थ्रूपुट कैपेसिटी 32 Mbps आ रहा है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा मैं। डिफ़ॉल्ट के बाद मैं देखूँगा वर्क स्पेस किन पे बना हुआ है। यहाँ पे वर्क स्पेस का मेरा ख्याल है डायरेक्टरी सर्विस पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो उस ये आ रहा है उस शेरदिल.लोकल, इसके अंदर मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कौन से सबनेट्स को यूज़ किया है। सो मैं क्यों आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टरी सर्विस बन चुकी है जो FSX और इसको दोनों सपोर्ट करती है। डायरेक्टरी सर्विस के साथ FSX बनाऊँगा, वर्क स्पेस के अंदर से FSX को कनेक्ट करूँगा। तो ये यूज़ कर रहा है कौन सा सबनेट भाई, मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से उठाया हुआ इसने। वैसे तो कोई भी सबनेट ले सकते हैं विद इन द सेम VPC, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी सबनेट को चूज़ करूँ जो कि पर्टिकुलर उसके ऊपर है। क्या हो गया इसको, मैं यहाँ से नाम ले लेता हूँ, देखने में आसानी रहेगी मुझे।
F81 आ गया, यूएस्ट ईस्ट 1D, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने ले लिया 1D, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप इसने डिफ़ॉल्ट उठा लिया, ठीक है। मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी आ गया, सेल्फ मैनेज मतलब जो आप मैनेज कर रहे हैं, और एक AWS मैनेज है। AWS मैनेज में ये दिखा रहा है मुझे ये कि मौजूद डायरेक्टरी बनाई हुई है आपने। बाकी ऑप्शंस जो हैं आप चाहें तो यूज़ करें, ये इंक्रिप्शन है। एंड देन नेक्स्ट करने के बाद देखें इसने तमाम डिटेल्स बता दी मुझे कि आपने ये चीज़ें लगाई हुई थी, और ये करने के बाद आपने इसको फाइल सिस्टम बना दिया। अब ये भी तकरीबन जो है कोई 20 से 25 मिनट लेगा, ठीक है ना, ये आराम से आएगा। वर्क स्पेस देखता हूँ कि क्या पहुँचा वर्क स्पेस, अभी तक ये पेंडिंग में है, ठीक है, इसको बनने देते हैं वर्क स्पेस को। तो हमारे पास इस वक्त FSX भी आ रहा है, रास्ते में है, वो बन रहा है। अच्छा, ये विंडोज़ फाइल सर्वर है, फाइल सिस्टम जो है, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि किसने क्या फ़ाइल सिस्टम बनाया है, तो ये देखें, ये डिटेल से सारी चीज़ें आ गई मेरे पास। फ़ाइल सिस्टम पे मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये अटैच आ रहा है। अब ये अटैच का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको डायरेक्ट किसी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मुझे अभी अटैच नहीं करना है इसको, ठीक है ना। मेरे पास इसकी डिटेल्स मौजूद हैं जो अभी ये बना रहा है, ठीक है। फाइल सिस्टम 1 आ रहा है। अच्छा, डायनेमो डीबी के नाम से लिखा था, ये रहा। ये सर्च ऑप्शन में एक ऑप्शन था जिसके से नज़र नहीं आ रहा था, तो ये बना रहा है। विंडोज़ है, फाइल सिस्टम आईडीज़ है, SSD है। जब ये सारा बन जाएगा तो फिर हम इसको वर्क स्पेस के अंदर से कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। सो लेट्स वेट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। अच्छा जी, वर्क स्पेस पर आया मैं, वर्क स्पेस रेडी हो गया। वर्क स्पेस रेडी होने के बाद कह रहा है कि आप डाउनलोड कर लें वर्क स्पेस का क्लाइंट। ये RDP की तरह नहीं चलता, ये बता दूं मैं आपको। तो client.amazon वर्क स्पेस है, ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपकी डिवाइस कौन सी है, क्या आप मैक OS यूज़ कर रहे हैं, iPad है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, फायर टैबलेट है, वेब एक्सेस है। वेब एक्सेस का भी ऑप्शन है, लेकिन वेब एक्सेस को मुझे यहाँ से खोलना पड़ता है अंदर से अकाउंट सेटिंग से, जो मैं बताऊँगा अभी आपको इंशाल्लाह। तो विंडोज़ सेटिंग में मैं कहता हूँ यार डाउनलोड कर लो विंडोज़, इसने डाउनलोड कर दिया। अच्छा, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन जैसे नॉर्मल एक्जी फाइल इंस्टॉल होती है वैसे ही आप करते हैं। ये रहा अमेज़न वर्क स्पेस मेरे पास पहले से मौजूद है। इंस्टॉलेशन की ज़रूरत तो नहीं है करके दिखाने की, इंस्टॉलेशन तो मेरा ख्याल है सभी कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। तो मेरे पास ये वर्क स्पेस खुल रहा है। जब पहली दफ़ा वर्क स्पेस खुलता है ना, तो आपका एक सवाल होना चाहिए, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, उसकी कोई नई अपडेट आई है कि वर्क स्पेस मैं एक क्लाइंट A के लिए काम कर रहा हूँ और फिर बाद में क्लाइंट B के लिए काम कर रहा हूँ। क्लाइंट A में भी कोई साकिब नाम का बंदा था, क्लाइंट B में भी साकिब नाम का बंदा था। वर्क स्पेस के क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट A के साकिब के साथ कनेक्ट करना है या क्लाइंट B के साकिब के साथ कनेक्ट करना है, कैसे पता लगेगा? सवाल समझ में आया है? दोबारा रिपीट करूँ मैं? यूजर आईडी से नहीं बनती है, यूजर आईडी से कनेक्ट नहीं करोगे। यूज़र आईडी है, ठीक है ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है, लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों का सेम भी तो हो सकता है भाई। उसका अपना अकाउंट है भाई, डोमेन भी तो सेम हो सकता है, उसका भी डोमेन सेम हो सकता है, आपका भी डोमेन सेम हो सकता है भाई। आपके पास भी rafe.local आपकी कंपनी में चल रहा होगा, इनकी साकिब की भी कंपनी में चल रहा होगा। इसको मेरे क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? क्लाइंट का मतलब ये सॉफ्टवेयर को कैसे पता लगेगा कि मेरा जो क्लाइंट 1 है, क्लाइंट मतलब मेरा जो कस्टमर है, उसके साकिब के साथ कनेक्ट करना है या जो दूसरा मेरा कस्टमर है उसके साकिब के साथ कनेक्ट करना है? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। नो 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 नो। अच्छा ज़मीर, ओके ज़मीर, वी हैव द वर्क स्पेस क्लाइंट राइट नाउ इन माई स्क्रीन, right? But how could we know that this workspace client either connect with the client 1 employee or the client 2 employee? Like if the client 1 employee name is Saqib and if the client 2 employee name is Saqib as well. So how could my workspace client identify that which Saqib is actually exist, and how can we connect with Saqib 1 or Saqib 2? No, on in different domain, but might be possible with the same name.
Normally it happened, right? Because if I am working with multiple clients on the same time, right, and if I'm using my same laptop, definitely I cannot install the Amazon Workspace client on multiple times on the same PC. Just like the current scenario, right? I didn't install my Amazon Workspace client. I use my existing Workspace client, which I already installed, I think the couple of weeks before. And from now, from that time till now, I have worked with multiple clients using Workspace. But we have one option, and whenever we change this option, we easily point our record from one customer to another. So I already want to ask the question that how can we identify that which type of service, protocol, IP, link that could point from one customer to another in order to connect with the right customer instead of the wrong customer. Does it make sounds good? Okay. Okay, so in the workspace, we don't have any sort of IP address, DNS record, alias, anything. Why? Because the Active Directory actually exists with the workspace, and we are trying to connect the workspace, not the directory itself, because directories actually exist behind the firewall. So my client cannot understand where the actually directory exists, right? My client means my application is trying to connect the Amazon Workspace. So there is only one option which actually provide a uniqueness between one customer to another customer, which is called registration code. Yes, whenever you connect any workspace with any client, right, so this registration code will be same if you are using different workspace but on the same directory. But if you are going to connect with different directory either on the same AWS account or different AWS account which is actually connect with the different directory service, the registration code will be different. Or sorry, or even the workspace ID, the registration code will be different on the same directory, right? For example, we have the directory schedule.org. Right now we have workspace 1 and we have registration code just like this. When I will create the second workspace, the registration code should be same. We don't need to change the registration code if we are working under one directory service. But if I create a second directory service and create some workspace on that second directory service, my registration link should be changed because my parent directory are changed. Regardless if I change my current account or not. Does it make sense? Hmm. directory service means I am exist in नॉर्थ वर्जीनिया. अच्छा, आप सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, अगर किसी का कुछ सवाल है, क्या कह रहे हैं आदिल? नहीं समझ आया। ओके. अच्छा, मैं लैंग्वेज कभी कभार इसलिए भी चेंज करता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं इंग्लिश में कर रहा होता हूँ, कुछ लोग हैं जो मैं उर्दू में कर रहा होता हूँ. मैं दोबारा से समझाता हूँ. कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट मैं समझा देता हूँ. एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा दोबारा से रिपीट कर दूँ सबके लिए. देखिए क्या चीज़ यूनिक बनाती है. अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, मैं जानबूझ के रुका हुआ हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. मैं ये कह रहा हूँ सिंपल कि मैं यहाँ जितनी भी वर्क स्पेस बना लूँ सबकी रजिस्ट्रेशन आईडी सेम होंगी अगर वो एक डायरेक्टरी का पार्ट है. अगर उनकी डायरेक्टरी बदल जाती है यहाँ से और वो इसी अकाउंट में दूसरे वर्क स्पेस होते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होंगी. क्लियर है ये बात? चाहे आपका अकाउंट बदले, रीजन बदले या ना बदले, डायरेक्टरी बदल गई, डायरेक्टरी के साथ वर्क स्पेस की एसोसिएशन बदल गई, आपकी रजिस्ट्रेशन कोड बदल गया. तो आपको बार बार ये रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर डालना होगा अपने इस वर्क स्पेस में.
मैं यहाँ जाता हूँ, देखें अभी मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड शायद डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि उसमें मेरे पुराने क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कोड ऐड होगा। एक मिनट खुलने दें। ज़मीर, वो यू आस्किंग सम क्वेश्चन? Directory means this directory, right? Shardil.local. If you, yes, 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 different directory means Zamir.local. Yes, Zamir.local on the same region, regardless you change the region or not. But you change the region. But you change the directory. You create a directory and you provision a new workspace, but not using this directory. You instead you use the Zamir.local directory. The registration code should be changed, right? This is actually the identifier. Yes, this is actually the identifier. अच्छा यार ये खुल क्यों नहीं रहा यार, ये क्या प्रॉब्लम हो गई इसको? अच्छा ये कह रहा है द डिवाइस इज़ नॉट ऑथराइज द एक्सेस वर्क स्पेस, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि पुराना क्लाइंट था ना, अब वो कहाँ गया, क्या काम कर रहा पता नहीं। चेंज रजिस्ट्रेशन कोड। मैं कहता हूँ ठीक है यार, अब तो चेंज करना ही है मुझे। चेंज रजिस्ट्रेशन कोड, ये पुराना डाला हुआ था, नया डाल दिया, रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद अच्छा इसका पासवर्ड कहाँ गया, कुछ पता है? मैंने डायरेक्टरी बनाई है आपके सामने, यूज़र बनाया, इसका पासवर्ड कहाँ गया? पासवर्ड का आइडिया है किसी को? पासवर्ड मेरे पास ईमेल पर आया होगा, मैं क्योंकि मैंने यूज़र बनाते वक्त एक ईमेल एड्रेस दिया था। सो उसको पासवर्ड मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ईमेल नहीं आ रही होती, बल्कि वो स्पैम में या कहीं चली जाती है, तो वहाँ से भी मिल सकता है। ये हो चुका है एक क्लाइंट के साथ। अच्छा जी, मेरे पास एक लिंक आ गया है, ठीक है, डाउनलोड करने का है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कोड आ गया है। अच्छा मैं ईमेल भी दिखा देता हूँ, ईमेल कैसे आई है। मेरे पास इसकी एक ईमेल आई है, इसने बोला है कि डियर अमेजन वर्क स्पेस यूज़र और अमेजन दिस इज दिस यूज़र प्रोफाइल एंड डाउनलोड वर्क स्पेस, कंप्लीट योर यूज़र प्रोफाइल। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं अपनी यूज़र प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ, यानी कि अपना पासवर्ड वगैरह बनाता हूँ मैं यहाँ से। ये जा न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, अपडेट यूज़र। मैंने यूज़र अपडेट कर दिया, अब मेरा ये क्लियर हो गया। मैं इस ईमेल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब वो अगला स्टेप मुझे डाउनलोड पे ले आएगा, बट मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ वर्क स्पेस पर आने के बाद यूज़र नेम क्या था मेरा, किसी को याद है? यहाँ पे मेरा ख्याल है वर्क स्पेस के अंदर आ रहा होगा यूज़र नेम, उस्मान ख़ान। तो सिंपल मैं डालूँगा उस्मान ख़ान, पासवर्ड 1, साइन इन। ये PCOIP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो भी हो तब भी ये कनेक्ट कर जाएगा। ये RDP नहीं है। अभी कह रहा है स्टार्टिंग वर्क स्पेस, अलाउ फायरवॉल। ये मेरी फायरवॉल अलाउ कर रहा है, लोकल लैपटॉप की। तो उस्मान इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन कोड जो है बेसिकली आपकी जो डायरेक्टरी है उसके साथ एसोसिएटेड है, राइट? तो एक रजिस्ट्रेशन कोड के साथ एक यूज़र नेम हो सकता है, फिर डिफरेंट यूज़र कोड के साथ जो सेम नेम का डिफरेंट पर्सन, राइट? करेक्ट, यही सवाल था ना आपका? बिल्कुल। थैंक यू। हाँ आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। उस्मान भाई इसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडोबी वगैरह सब इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या चीज़? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडोबी वगैरह सब इंस्टॉल कर सकते हैं? सब कुछ इंस्टॉल हो सकता है इसके अंदर।
एक वर्क स्पेस एक के साथ है। ये एजोर की तरह नहीं है जो पूल बेस है, ये डेडिकेटेड है, यानी कि एक यूज़र डायरेक्टरी बनाया तो उसके साथ एक ही वर्क स्पेस मिलेगा। अब देखें ये आपके पास एक आ गई है पूरी चीज़, ठीक है ना उस्मान भाई, जी। इसने डोमेन ज्वाइन की है, किसी ने जाके देखना था हाँ एक बार फेस। हाँ बगैर डोमेन के कैसे चलेगा वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं मतलब नहीं, वही। सब करके दिया, तभी तो इतना टाइम लगा रहा होता है। आप यहाँ जाएँ टेस्ट पीसी पर, यहाँ पे जाइए, जाने के बाद ये देखें स्मार्ट डॉट लोकल आ गया, ठीक है ना, विंडोज़ एक्टिवेटेड आ गई, जियोन आ गया, 8 GB 64, ये सब कुछ आ गया प्रॉपर। 2016 डाटा सेंटर, आपको पता है कि ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस होता है, ये एक्चुअल वो क्लाइंट नहीं होता ये, ठीक है। ये देखें ये डोमेन वगैरह ज्वाइन कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें आर सेट इंस्टॉल करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वर्क स्पेस तक क्लियर है सबको। अब मुझे एफ एस एक्स समझाना है, एफ एस एक्स के बारे में बताना है, और मैं एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करना चाहता हूँ। अब आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी का कोई सर्वर नज़र नहीं आ रहा, क्यों? बिकॉज इट्स अ मैनेज सर्विस। आर डी एस की लैब की थी आप लोग ने मेरे साथ, आर डी एस का कोई सर्वर दिखाई दिया था आप लोगों को? नहीं, क्योंकि आर डी एस एक मैनेज सर्विस है। आप लोगों ने डायरेक्ट उसको कनेक्ट किया था माई SQL से। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सेम काम हमें यहाँ पे भी वही करना है। अब मैं आपको जा रहा हूँ दिखाने के लिए आर सेट कैसे करेंगे। तो आर सेट का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे एक होता है सर्वर मैनेजर, मेरा ख्याल है यहाँ से मिल जाएगा मुझे, सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर पे मैं अगर जाऊँ, यहाँ पे सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैनेज पे जाऊँगा, मैं ऐड रोल्स पे जाऊँगा। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके। अच्छा उस्मान, जैसे इसमें एक यूज़र मैंने क्रिएट किया, वो 9 to 5 काम करता है, ठीक है। हम्म, वो उसने 9 to 5 काम किया, कुछ चीज़ें सेव वगैरह की और अपनी कस्टमाइज़ की कोई एप्लीकेशन या कुछ, फिर 5 बजे से बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। नेक्स्ट डे अगेन वो जब लॉगिन करेगा तो उसको सब चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, राइट? हम्म, बिल्कुल। वैसे ठीक है। स्वामी इसमें ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 5 यूज़र हैं, 5 यूज़र को हमने एफ एक्सेस से कनेक्ट करके उनको फोल्डर शेयर कर दिए, लेकिन अब एक यूज़र दूसरी यूज़र के फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए पॉलिसी लगानी पड़ेगी। हाँ पॉलिसी तो लगानी पड़ेगी बिल्कुल, बगैर पॉलिसी तो वो बात नहीं करेगा। और इसमें अगर यूज़र जो है वो फाइल डिलीट कर देता है तो वो हमारे एफ एक्सेस से भी डिलीट हो जाती है। हाँ हर जगह से डिलीट हो जाएगी वो। इसका कोई बैकअप रजिस्टर पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा, या इसको पॉलिसी इससे करना पड़ेगा कि यूज़र जो फाइल डिलीट ना कर सके। वो ग्रुप पॉलिसी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं आया मैनेज, ऐड रोल्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सर्वर रोल में आएगा मेरा ख्याल है यहाँ पे, नहीं सर्वर रोल में नहीं आएगा, फीचर्स में आएगा शायद। और सेट ये रहा, रिमोट सर्वर एडमिन टूल, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, एक्टिव डायरेक्टरी का एक ऑप्शन यहाँ होता था। चलिए इसको इंस्टॉल होने दें, तो इसको देखते हैं। ये रहा एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स, ठीक है, होने दें इंस्टॉल इसको। उस्मान भाई, ये तो वो फीचर से भी जाके उठा लेते हैं, राइट? असल में मैं काफ़ी अर्से के बाद काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे ऑप्शन इसमें भूल गया हूँ, कोई 5 साल के बाद या 4 साल के बाद इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन ये ऑप्शन मुझे याद था, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ के मैनेजर हमें एक्सेस नहीं देते थे, मतलब वो कहते थे फुल काम भी करो लेकिन मैं तुम्हें एक्सेस भी नहीं दूंगा। तो कुछ तो काम निकालना था, तो वहाँ से मुझे ये टूल पता लगा था। अभी विंडोज 10 के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। यस, हाँ, विंडोज 10 में वो विंडोज फीचर्स टर्न ऑन एंड ऑफ से जाके हो जाएगा।
अच्छा मैं इसको करता हूँ क्लोज़ करने के बाद ये इंस्टॉल हो गया है मेरे पास। मैं इसको करता हूँ कैंसिल। यहाँ जाता हूँ मैं, ढूंढता हूँ रिमोट सर्वर एडमिन टूल। ऐसे नहीं मिलेगा मेरा ख्याल है, रिमोट सर्वर अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ मिलेगा मेरा ख्याल है। विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन टूल, ये रहा, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। ये खोल दिया इसने डायरेक्टली। वजह क्या है कि जो यूज़र मैंने बनाया था वो उसी यूज़र से लॉगिन हुआ तो डायरेक्टली खुल गया और इसके अंदर आ भी गया। वो कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी नहीं आ रहा, बल्कि आना तो चाहिए मेरा ख्याल है। इसको रिफ़्रेश, चलो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर डोमेन कंट्रोलर्स आ रहे होंगे, 2 बने हुए हमारे पास। उसके अलावा शेरदिल के नाम से इसने एक यूज़र बनाया होगा, उसमें कंप्यूटर आ रहे होंगे। ये रहा मेरा अपना वाला कंप्यूटर और ये रहा यूज़र। गलती से भी कंप्यूटर का नाम चेंज मत कीजिएगा, या ऑथेंटिकेशन ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर का नाम है वही रहने दें इसको। ये यूज़र उस्मान आ गया, एडमिन आ गया मेरे पास, ये देख रहे हैं, डू नॉट डिलीट, और ये आ गया। तो ये था हमारा कि किस तरह हम एक्टिव डायरेक्टरी को लॉगिन कर सकते हैं। अब लास्ट एक चीज़ वो ये है कि मुझे FSX को क्या कनेक्ट करना है। तो FSX को कनेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि मेरे पास यहाँ FSX मौजूद है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, मैं फ़ाइल सिस्टम के अंदर जाता हूँ। यहाँ से फ़ाइल सिस्टम पे एक्शन पे देखता हूँ, यहाँ पे DNS और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल आ रही होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल आ रही है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आ रही है। ये रहा इसका IP एड्रेस। इस IP एड्रेस के थ्रू बेसिकली मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और ये सबनेट वगैरह है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं डबल बैक स्लैश करूँगा, डबल बैक स्लैश करके मैं IP देता हूँ। ये खुल गया मेरे पास शेयर। अब ये शेयर खुला क्यों? क्योंकि ये भी उसी एक्टिव डायरेक्टरी से लॉगिन है जिससे मैं लॉगिन हूँ। इस शेयर पे मैं गया, शेयर पे जाने के बाद मैं न्यू करता हूँ, और न्यू करके मैं यहाँ फ़ोल्डर बनाता हूँ, उस्मान टेस्ट, ये बना दिया मैंने। और इसके अंदर मैं अपनी लॉगिन्स वगैरह सब कर सकता हूँ बड़े आराम से। सो मैंने FSX भी यूज़ कर लिया, तो वर्क स्पेस भी इस्तेमाल हो गई, एक्टिव डायरेक्टरी भी यूज़ हो गई, और आपके सामने FSX भी हो गया। तो ये थी एक हमारी लैब। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुई होगी आपको। ज़रा रिपीट कर दूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई, फिर डिफ़ॉल्ट VPC में और सारी सेटिंग वगैरह की। उसके बाद मैंने FSX बनाया, FSX भी उसी डायरेक्टरी के अंदर बनाया मैंने, क्योंकि इसको भी डोमेन ज्वाइन करना था, ठीक है। ये दोनों मैंने सर्विस। फिर वर्क स्पेस बनाई, वो भी इसी डायरेक्टरी में बनाई। वर्क स्पेस को लॉगिन किया वाया PCOIP, वो लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद इसमें RSAT का टूल डाला, रिमोट सर्वर एडमिन टूल, उसको इंस्टॉल किया, तो डायरेक्टरी सर्विस की वो खुल गई मेरे पास शैडो। उसके बाद मैंने FSX की प्राइवेट IP से खोला, तो मेरे पास FSX भी खुलकर सामने आ गया। तो ये थी हमारी एक डिटेल लैब। थैंक यू।